गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हम बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम बेसिक अकाउंटिंग चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशन का मतलब होता है कमी। अगर अकाउंटिंग की कुछ कमियां भी हैं तो इनको यहाँ पे बताया गया है। वैसे कमियां होने के बाद भी हमें अकाउंटिंग तो करनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ कमियाँ मुझ में भी हैं, आप में भी हैं, सब में होती हैं, ठीक है। पर लाइफ को हम पॉजिटिव वे में आगे लेके जाते हैं। सेम अकाउंटिंग में भी कुछ कमियां हैं। इंस्टेड ऑफ दिस हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं क्योंकि अकाउंटिंग हमें काफ़ी चीज़ों में हेल्प करती है। तो यहाँ कुछ कमियां बताई गई हैं, डिस्कस करते हैं। एज डिस्कस अबव, अकाउंटिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। अकाउंटिंग आपको बताती है कि आपका बिजनेस कितना प्रॉफिटेबल है, लॉस में है या प्रॉफिट में है। एंड फाइनेंशियल साउंडनेस, कि आपके पास पेइंग कैपेसिटी है, आप सही चल रहे हैं। फाइनेंशियल साउंडनेस बैलेंस शीट बताती है लायबिलिटी और असेट कितनी है। ऑफ अ कंसर्न टू द ऑनर, ऑनर को पता चलता है अदर इंटरेस्टेड पार्टी, यानी किसी बैंक ने लोन ले रखा है तो वो भी तो जानना चाहेगा ना कि आपके प्रॉफिट और लॉस कितने हैं, कि कल को उसका लोन डूब सकता है। तो इंटरेस्टेड पार्टी आप पढ़ चुके हैं, एक इंटरनल पार्टी होती है, एक्सटर्नल पार्टी होती है। इन एडिशन, इसके अलावा इट प्रोवाइड वेरियस अदर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। अकाउंटिंग बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देती है। हाउएवर अकाउंटिंग हैज सर्टेन लिमिटेशन विच मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल यूजिंग सच इन्फॉर्मेशन। पर अकाउंटिंग में कुछ कमियां भी होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी होती है जब आप अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। दीज लिमिटेशन आर एज फॉलो, ये लिमिटेशन दे रखी है। फर्स्ट पॉइंट, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अभी आप पढ़ेंगे, जब आगे जाके कुछ एक दो चैप्टर आप पढ़ेंगे, पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें पर्सनली छोड़ रखी हैं यहाँ पे। पर्सनली मतलब वो अकाउंटेंट को, जो अकाउंटिंग कर रहा है जो बंदा, उसे डिसाइड करनी है कि वो किस बेसिस पे वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं ध्यान से इसको। फिक्स एसेट का मतलब आप पढ़ चुके हैं। फिक्स एसेट एक ऐसी एसेट होती है जो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए खरीदी जाती है और जिसे बेचने के मोटिव से नहीं खरीदा जाता है, उसे हम एसेट बोलते हैं। यानी वो बिजनेस में यूज़ करने के लिए खरीदी जा रही है, उसके बाद बेचने का मोटिव नहीं है, आप उसे लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग और मशीनरी, राइट, आप पढ़ चुके हैं फिक्स एसेट। Fixed asset means any asset which is purchased for long-term purpose, not for resale purpose, and for the use of the business, and on the basis of which business generate revenue, जिसके बेस पे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। बिल्डिंग में ही तो खोलेंगे ऑफिस अपना, राइट। तो बिल्डिंग आपने खरीदी, सपोज ये बिल्डिंग आपने खरीदी है 40 लाख की। एक मकान है, शॉप है, वॉट एवर फैक्ट्री है, आपने 40 लाख की खरीदी। अब ये बिल्डिंग जो है 40 लाख की आपने परचेज की, इसकी वैल्यू, जो बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, लैंड की बात नहीं हो रही कहीं, ठीक है। इसकी वैल्यू डाउन होती जाती है जब इंफ्रास्ट्रक्चर आप यूज़ करते हैं, कोई भी ढांचा आप यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती है, डाउन होती है, क्योंकि इसमें टूट फूट होती है, राइट। ठीक है, तो मान इसकी बिल्डिंग की वैल्यू आप हर साल यूज़ करेंगे, डाउन होगी, तो आप डिसाइड करते हैं कि किस परसेंट से आप डाउन कर रहे हैं। तो आप मान लेते हैं, आप सोच रहे हैं कि 5% से इसकी वैल्यू गिरती रहेगी। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बिल्डिंग का जो बनावट है, उसमें टूट फूट होगी। यूज़ करेंगे बिल्डिंग, तो जैसे अपने घर में भी टूट फूट होती है, मेंटेन कराते हैं, मरम्मत कराते हैं, रिपेयर कराते रहते हैं। तो ऐसे बिल्डिंग जब आप यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू डाउन होती जाएगी। तो 5% आप अज्यूम कर रहे हैं रेट, ठीक है। तो आप अज्यूम करें कि हर साल 5% वैल्यू गिरेगी इसकी। तो 40 लाख का 5% अगर हम निकालें तो 2 लाख आएगा। तो फर्स्ट ईयर के एंड में वैल्यू कितनी रह जाएगी, 38 लाख, राइट। फिर वापस 5%, सपोज 40, अब AC पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 40 लाख का वापस से 5% 2 लाख, यानी एवरी ईयर 2 लाख वैल्यू विल बी रिड्यूस। हर साल 2 लाख वैल्यू कम होती जाएगी बिल्डिंग की, राइट। तो ये जो आप 2 लाख रुपए की वैल्यू कम कर रहे हैं फिक्स एसेट पे, तो इस कमी को हम डिडक्शन बोल सकते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में तो बोलेंगे डिडक्शन, आप डिडक्ट कर रहे हैं, घटा रहे हैं। पर इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ, जब आप किसी फिक्स एसेट को यूज़ करते हैं तो जो उसमें टूट फूट होती है, वियर एंड टीयर, टूट फूट को बोलेंगे वियर एंड टीयर। वियर एंड टीयर हो रहा है, टूट फूट हो रही है, या टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। कोई मान लीजिए आपके पास कोई मशीन है, अब मान लो कोई नया मॉडल आ गया, नया अपडेटेड वर्जन आ गया, तो वो पुरानी मशीन आउटडेटेड हो जाएगी, राइट। जैसे पहले कीपैड वाले मोबाइल होते थे, अब टच स्क्रीन आ गए। तो हो सकता है टेक्नोलॉजी चेंज हो जाए तो भी उसकी असेट की वैल्यू में कमी आ सकती है, गिरावट हो सकती है, राइट। ये टाइम स्पेंड होता है, आप रखे रहो कोई एसेट, यूज़ मत करो, आप कई साल रखे रहो, फिर आप यूज़ करोगे तो ऑब्वियसली वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी। टाइम बीतने से भी असेट की वैल्यू कम होती है। तो या तो वियर टियर होती है, टूट फूट होती है किसी फिक्स एसेट की वैल्यू में, या टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है, या टाइम स्पेंड होता है, समय ख़त्म होता है, बीतता जाता है। तो जो असेट की वैल्यू में कमी आती है, उस कमी को अकाउंट में बोलते हैं डेप्रिसिएशन।
और ये केवल फिक्स एसेट की पे यूज़ हो रहा है वर्ड, राइट। अभी हम फिक्स एसेट की बात करें तो ड्यू टू वियर एंड टियर, ड्यू टू टेक्नोलॉजी चेंज, ड्यू टू टाइम स्पेंड, द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट इज डिक्रीज, सच डिक्रीमेंट सच डिडक्शन इज नोन एज डेप्रेशन, आप उसे डेप्रिसिएशन नाम देते हैं, क्लियर। अब ये जो 5% रेट है कि आपने ये माना कि 5% से होगा, ठीक है, तो ये रेट आपने डिसाइड करी, कोई हो सकता है 10% भी डिसाइड कर ले, कोई हो सकता है 12% भी डिसाइड कर ले, कोई हो सकता है 2% ही डिसाइड करे, तो ये पर्सनल जजमेंट हो गया ना, हर आदमी अपने हिसाब से जो जितना पढ़ा लिखा है, जितना वो जानता है अकाउंटिंग कैलकुलेशन, उस हिसाब से होगा। आपने तो इस पे लगाया एवरी ईयर 40 लाख डेप्रिसिएशन, कोई हो सकता है कोई बोले नहीं 2 लाख तो घट गया, मैं नेक्स्ट ईयर 38 लाख पे लगाऊंगा, 5% डेप्रिसिएशन, 38 का 5% निकालेंगे तो 1.9 लाख आएगा, 1,90,000, तो वो 1.9 लाख घटा रहा है, आप घटा रहे हैं 2 लाख, तो ये डिपेंड कर रहा है पर्सनल जजमेंट, अकाउंट ने आप में छोड़ दिया कि आप चाहे तो कॉस्ट पे लगाएं डेप्रिसिएशन, और आप चाहें तो WDV रिटन डाउन वैल्यू, जो घटाने के बाद जो वैल्यू आती है डेप्रिसिएशन, जब आप कॉस्ट में से घटा देते हैं, जब असेट की वैल्यू में से आप डिडक्शन घटा देते हैं, जो रिमेनिंग वैल्यू होती है उसे बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू, उस अकाउंट से बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू, घटने के बाद जो वैल्यू बची। तो हो सकता है कोई तो 40 लाख पे लगाएगा एवरी ईयर डेप्रिसिएशन, कोई हो सकता है घटाने के बाद जो वैल्यू आ रही है उस पे लगा रहा है एवरी ईयर, तो ये आप पे छोड़ दिया अकाउंट ने, तो जब आप पे छोड़ दिया तो ऑब्वियसली हर कोई अलग अलग हिसाब से करेगा अकाउंटिंग, राइट। तो इस वजह से थोड़ा सा ये कमी है अकाउंटिंग की, भाई एक फिक्स मेथड बता देती है अकाउंटिंग, तब तो एक जैसे करते, पर यहाँ पे 2 मेथड बता दी कि एक तो फिक्स पे आप कॉस्ट पे लगा सकते हैं डेप्रिसिएशन, एक लगा सकते हैं आप रिटन डाउन वैल्यू पे, तो इससे फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, ऐसे बहुत से एग्जांपल बनेंगे आगे जब आप अकाउंटिंग डीप में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे एक ही समझ लें। तो अकाउंटिंग इन्फ्लुएंस होती है पर्सनल जजमेंट, यानी जो आदमी अकाउंटिंग कर रहा है वो क्या डिसीजन ले रहा है उससे अफेक्ट होती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एज येट एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है, एंड अकाउंटेंट हैज साइंस है अकाउंटिंग, आपने पढ़ा था कुछ प्रिंसिपल पे बेस्ड है साइंस, ठीक है। एंड अकाउंटेंट हैज़ टू एक्सरसाइज पर्सनल जजमेंट, अकाउंटेंट अपना दिमाग भी लगा सकते हैं यहाँ पर इन रिस्पेक्ट ऑफ वेरियस आइटम। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट विद एनी डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, ये बहुत मुश्किल है कि आप प्रेडिक्ट कर पाएँ द एक्यूरेसी ऑफ यूज एक्चुअल लाइफ ऑफ एसेट, कि एक एसेट कितने साल चलेगी, ठीक है, विच इज़ नीडेड फॉर कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन अपने की एसेट की वैल्यू पे रेज होगी, हर साल 2-2 लाख रुपए घटाते जाएंगे, तो 40 लाख कब घट जाएंगे, 20 साल में 40 लाख की वैल्यू जीरो हो जाएगी, यानी आपने इस बिल्डिंग की लाइफ कितनी मानी, 20 साल, ताकि हर साल 2-2 लाख घटाते जाएंगे तो 20 साल में 40 लाख रुपए घट जाएंगे और बिल्डिंग की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब आप में से कई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो ये सोच रहे हैं कि सर बिल्डिंग की वैल्यू तो कभी नहीं बढ़ती, बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ती है। सर मेरे पापा ने मकान खरीदा था 20 साल पहले 10 लाख में, बना बनाया मकान था, बिल्डिंग भी बनी हुई थी, पर आज उस मकान को अगर बेचने जाऊँ ना सर तो मुझे 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। तो आप तो गलत पढ़ा रहे हो, बिल्डिंग की वैल्यू तो बढ़ती है, बिल्डिंग की वैल्यू घटती नहीं, नहीं, ध्यान से समझ लें, बिल्डिंग की वैल्यू नहीं बढ़ी, हाँ लैंड की वैल्यू बढ़ी, समझ रहे हैं। बिल्डिंग तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वैल्यू तो गिरती है ना, जब आप यूज़ करते रहते तो गंदा होता है मकान, टूट फूट होती है, उसे बार बार रिपेयर करना पड़ता है, तो कभी भी कोई आदमी जब आपका मकान खरीदता है तो वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे जनरली नहीं देता है, क्योंकि वो अपने हिसाब से डिज़ाइन करेगा, वो लैंड की वैल्यू बढ़ती है, समझ रहे हैं। तो इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ी है, बिल्डिंग की वैल्यू तो गिरेगी जब आप किसी मशीन को यूज़ करेंगे, आप कार खरीद के लाते हैं नहीं, तो आप उसे यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उसकी वैल्यू गिरती है, राइट। इसी तरह बिल्डिंग की बात हो रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, लैंड की नहीं, लैंड की वैल्यू बढ़ती है, तो आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, क्लियर। द सेम इज The same is true about method of valuation of stock। अभी आप पढ़ेंगे स्टॉक का वैल्यूएशन एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी आप पढ़ेंगे, तो अभी मैं यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा इस लाइन को, वरना ही रटना हो जाएगा। डिफरेंट पर्सन आर, प्रोविजन मतलब होता है, वैसे प्रोविजन को चाहे तो यहाँ समझा देते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपका, वैसे आगे आएंगे सब चीज़ें। एक वर्ड होता है लाइबिलिटी और एक वर्ड होता है प्रोविजन। लाइबिलिटी का मतलब तो आप पढ़ चुके हैं, हैज़ ऑब्लिगेशन टू पे, आपने कोई चीज़ अभी तक पे नहीं की है वो लाइबिलिटी है, चाहे वो बैंक लोन है, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, चाहे एम्प्लॉय की सैलरी है, वो चीज़ें लाइबिलिटी होती हैं, यानी हैज़ ऑब्लिगेशन टू पे। प्रोविज़न मतलब एक कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग में जिसे आप आगे जाके पढ़ेंगे, कंजर्वेटिज्म, कंजर्वेटिज्म, ठीक है, या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट,
प्रूडेंस अप्रोच। ठीक है, ये क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट कि अकाउंटिंग ये कहती है कि भाई फ्यूचर में जो लॉस हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि कोई फ्यूचर में लॉस हो सकता है तो आप उसके लिए पैसा अभी अरेंज कर लीजिए ताकि ज़ोर का झटका धीरे लगे। राइट, ये अपने साथ भी होता है कि अपने घर में कोई काम है 5 साल या 10 साल बाद, तो अपना पैसा अभी से जोड़ना शुरू कर देते हैं ताकि एक टाइम पीरियड बाद वो पैसा हमें अवेलेबल हो जाए। तो कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस अप्रोच फॉलो करता है फॉलो करती है अकाउंटिंग। ये बोलती है कि फ्यूचर में जो लॉस होने वाले हैं आप उनके लिए अभी से अनुमान लगाइए, एंटिसिपेट कीजिए, उस बेसिस पे हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ते जाइए प्रॉफिट में से। तो उस जोड़े हुए पैसे को अकाउंट में बोलते हैं प्रोविज़न बनाना। जैसे मुझे लग रहा है कि कोर्ट में कोई केस चल रहा है कंपनी पे या मुझ किसी पर्सन पे, और उसे लगता है कि अगर वो हार गया तो सामने वाली पार्टी को 1 करोड़ रुपये का कंपनसेशन देना पड़ेगा, हर्जाना देना पड़ेगा, जुर्माना देना पड़ेगा। तो 1 करोड़ रुपये देने पड़ सकते हैं आपको जब तक वो केस चल रहा है। उसके डिसीजन आने के बाद तो आप पहले से इस 1 करोड़ का अरेंजमेंट करके रखिए। एकदम कहाँ से लेके आएंगे इतनी बड़ी रकम, राइट? तो आप धीरे धीरे प्रॉफिट में से पैसे बचाते जाइए। तो इसे बोलते हैं प्रोविज़न। जब प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा पैसा बच जाते हैं फॉर फ्यूचर लायबिलिटी तो उसे बोलते हैं प्रोविज़न। तो सर अब लायबिलिटी और प्रोविज़न में कोई फ़र्क पूछे तो क्या बोलोगे? लायबिलिटी में अमाउंट सर्टेन होता है, आपको पता होता है कितना अमाउंट देना है, राइट? पर प्रोविज़न में अमाउंट अभी अनसर्टेन है, आपने अनुमान लगाया है, अमाउंट क्या है? अनसर्टेन। लायबिलिटी तो सर्टेन है कि आपको पे करना है, ये तो पता चल गया आपको मुझे इतने पैसे देने हैं, पर कितने देने ये तो बाद में पता चलेगा जब कोर्ट का डिसीजन आएगा। आप तो अनुमान लगा रहे हैं कि 1 करोड़ देने पड़ सकते हैं। तो प्रोविज़न लायबिलिटी में क्या फ़र्क है? लायबिलिटी में अमाउंट भी सर्टेन है और वो लायबिलिटी तो है ही सर्टेन जो देनी है आपको। प्रोविज़न में लायबिलिटी तो सर्टेन है, आपको पता है कि देने पड़ेंगे, पर कितने पैसे देने पड़ेंगे? अमाउंट इज़ अनसर्टेन, अमाउंट अभी अनसर्टेन है, तो उसके लिए आप पैसे जोड़ते हैं तो उसे प्रोविज़न बोलते हैं। तो हो सकता है किसी अकाउंटेंट के लिए 1 करोड़ हो, कोई कहेगा नहीं 1 करोड़ नहीं 1.5 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे, कोई बोलेगा 80 लाख देने पड़ेंगे। तो ये डिपेंड करेगा पर्सन टू पर्सन। तो अकाउंटिंग में एक तरह से लिमिटेशन है कि अकाउंटिंग कुछ पर्सनल चीज़ों से इन्फ्लुएंस होती है, पर्सनल माइंड से इन्फ्लुएंस होती है, तो ये अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन है। इसी तरह एक प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट भी होता है। जैसे आपने किसी को उधार सामान बेचा और आपको लग रहा है कि आपने 1 लाख का सामान बेचा है कि ठीक है, टोटल आपको लग रहा है कि 5% डूब सकता है, क्योंकि लगभग 5,000 रुपये डूब जाते हैं हर साल, अब हमारा 3 से 5,000। तो इसे आप बैड डेट्स बोलते हैं कि डेटर को जो आप उधार सामान बेचते हैं और डेटर टाइमली पेमेंट नहीं करते हैं, नहीं देते हैं पैसा, आपको नहीं पैसा मिलता है किसी डेटर से, तो इसे बैड डेट्स बोलते हैं आप। तो आप पढ़ चुके हैं बेसिक वाले चैप्टर में, राइट? इसे बैड डेट्स नाम देते हैं आप, ठीक है? तो बैड डेट्स हो गए 5,000 रुपये। तो आपने अनुमान लगाया ना, हो सकता है बाद में पता चलता है कि नहीं सबने दे दिया पैसा, या हो सकता है 5 की जगह 10 डूब गए। तो ये अनुमान हर आदमी अपने हिसाब से लगाएगा। तो ये भी पर्सनल इन्फ्लुएंस से डिसाइड होता है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, कि अपने लॉस के लिए पहले से अरेंजमेंट करके रखा है। डिफरेंट पर्सन आर बाउंड टू हैव डिफरेंट ओपिनियन। हर आदमी की अपनी अपनी ओपिनियन होती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच थिंग्स, एंड हेंस इट विल रिजल्ट इन असर्टेनमेंट ऑफ डिफरेंट फिगर निकल के आती है प्रॉफिट और लॉस की। क्योंकि जब आप अलग तरीके से अनुमान लगाएं, कोई कहेगा 5,000 पैसा डूबेगा तो 5,000 घटाएगा प्रॉफिट में से, कोई बोलेगा नहीं 10,000 मेरा पैसा डूब सकता है तो 10,000 घटाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस अलग अलग कैलकुलेट होगा हर आदमी के हिसाब से, बिजनेस का बाय डिफरेंट पर्सन। हेंस द फिगर ऑफ प्रॉफिट कैन नॉट बी टेकन इन एज एन एग्जैक्ट फिगर। तो ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होता है। तो अकाउंटिंग की पहली लिमिटेशन क्या थी कि इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग, हर आदमी की जो अकाउंटिंग कर रहा है उसमें कुछ पर्सनल जजमेंट लेने की कैपेसिटी है जो अकाउंटिंग देती है कि इन चीज़ों में आप पर्सनल डिसाइड कर सकते हैं। वो अकाउंटिंग ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, वहाँ पे आपको डिसाइड करना होता है कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन कैसे लगा रहे हैं, किस तरह से प्रोविज़न बना रहे हैं। तो इससे प्रॉफिट और लॉस चेंज हो सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अभी आप पढ़ेंगे आगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी चीज़ें जो साइंटिफिकली प्रूव्ड होती हैं। जैसे वाटर 100 डिग्री पे बॉयल होगा तो इंडिया में भी 100 डिग्री पे बॉयल होगा और अमेरिका में भी 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉयल होगा, क्योंकि साइंस का रूल है, राइट? तो वो तो कॉन्सेप्ट हो गया। कन्वेंशंस होती हैं कि जो हर कंट्री के अकॉर्डिंग थोड़ी बहुत चेंज होती हैं। हर कंट्री में रीति रिवाज होते हैं, कस्टम होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग वो थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। जो नहीं वो हर कंट्री में सेम हो तो वो कन्वेंशंस होती हैं। तो इससे भी अकाउंटिंग में फ़र्क पड़ सकता है। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होती हैं। हैंस द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजिशन डिस्क्लोज बाय इट मे नॉट बी रियलिस्टिक। तो जरूरी प्रॉफिट और जो आ रहा है लॉस है वो रियलिस्टिक हो, क्योंकि किसी कंट्री में कुछ रूल्स अलग हो सकते हैं, किसी कंट्री में कुछ रूल्स अलग हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिक्स एसेट आर शोन इन बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फिक्स एसेट को हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाया जाता है, यानी अगर आपने कोई ज़मीन आपने खरीदी 5 करोड़ की 5 साल पहले,
5 करोड़ की खरीदी और आज अगर खरीदने जाएंगे तो 10 करोड़ की होगी, पर आज भी आप उसे बैलेंस शीट में 5 की दिखाएंगे, क्योंकि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि फिक्स एसेट जो आप खरीद रहे हैं उन्हें हमेशा कॉस्ट प्राइस पे दिखाएंगे, मार्केट प्राइस पे नहीं दिखाएंगे। दिस मीन दैट फिक्स एसेट आर शोन एट देयर कॉस्ट एंड नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। वैसे वैल्यू 10 करोड़ हो गई है उस ज़मीन की, पर आपने तो 5 में खरीदी थी, आप 5 में ही दिखाएंगे। द वैल्यू रियलाइज ऑन देयर सेल मे बी मोर और लेस द वैल्यू स्टेट इन बैलेंस शीट। तो किसी एसेट को बेचने पे हो सकता है वैल्यू ज़्यादा मिल जाए या वैल्यू कम मिल जाए। सिमिलरली ऑन अकाउंट ऑफ कन्वेंशन कंजर्वेटिज्म, पढ़ा था कंजर्वेटिज्म मतलब प्रूडेंस अप्रोच, ये बोलती है कि फ्यूचर में जो लॉसेस होने वाले हैं उनके लिए आप पहले से अरेंजमेंट करके चलिए, प्रॉफिट को अरेंज मत करिए। द प्रॉफिट एंड लॉस डज नॉट डिस्क्लोज द ट्रू प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बिकॉज फ्यूचर लॉस आर प्रोवाइडेड। फ्यूचर लॉस के लिए तो आपने अरेंजमेंट कर लिया, पर फ्यूचर इनकम को आप इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि ये कन्वेंशन क्या बोलती है, बुद्धिमानी क्या कहती है कि लॉस जो होने वाले हैं ना फ्यूचर में, उनके लिए अभी से पैसा अरेंज करके चलो। पर प्रॉफिट जो होने वाला है, अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट मुझे हो सकता है फ्यूचर में, तो उसे अभी मत अज्यूम करो, जब वो होगा तभी मानो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी बोलता है कि फ्यूचर इनकम को तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे हम, क्योंकि वो पता नहीं हो भी सकती नहीं भी हो सकती, पर अगर कोई लॉस एंटिसिपेटेड है तो आप उसे प्रोवाइड करेंगे, मतलब उसका प्रोविज़न बना के चलेंगे, तो इससे प्रॉफिट और लॉस में फ़र्क पड़ सकता है। तो अकाउंटिंग की कमी है कि अकाउंटिंग कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन पे बेस्ड होती है, और वो जो कॉन्सेप्ट कन्वेंशन है वो कोई एक लिमिट तक बताते हैं कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, उसके बाद वो आप पे छोड़ देते हैं कि आप उसे कैसे डिसाइड करते हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग कई बार इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, जैसे अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस कैन बी नोन ओनली व्हेन द बिजनेस क्लोज डाउन। ठीक है भाई, बिजनेस आप हर 12 महीने में प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं, पर एक्चुअल प्रॉफिट तो तभी पता चलेगा जब, जैसे मान लो किसी आदमी ने 10 साल बिजनेस किया, तो 10 साल बाद ही उसे पता चलेगा, 10 साल बाद बंद कर रहा है तो 10 साल बाद ही तो पता चलेगा कि 10 साल में उसने इतना कमाया और इतना खर्च हुआ। पर आप हर 12 मंथ में कैलकुलेट कर रहे हैं, आप पूरी हर अकाउंटिंग लाइफ जो है 12 मंथ लेके चल रहे हैं, हर 12 महीने बाद आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो सही नहीं है, वो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देगा, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट तो 12 जब तभी पता चलेगा जब आप पूरा बिजनेस क्लोज करेंगे। वैसे ये कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं करेगा कि 20 साल बाद या 30 साल बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करे, पर ये बनाई गई है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिमिटेशन तो बनानी पड़ेगी, कुछ कमियाँ तो, अगर कोई बोले आपको कि इस आदमी में कुछ कमियाँ निकालनी है तो हम निकालेंगे, ठीक है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, ओमिशन मतलब भूल जाते हैं, क्वालिटेटिव एक होती है क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, एक होती है क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन जिसे मनी में मेजर नहीं किया जा सकता, पर उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा होता है। जैसे कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप उस एम्प्लॉय की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते कि वो एम्प्लॉय कितनी वैल्यू रखता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। तो वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन हो गई। अकाउंट्स कंटेन ओनली दोज इन्फॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, आप उन इन्फॉर्मेशन को शो करते हैं जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं। क्वालिटेटिव आस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट्स आर कम्प्लीटली ओमिटेड। क्वालिटेटिव आस्पेक्ट होता है जो गुण वाले हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप उन एस्पेक्ट्स को हटा देते हैं, क्योंकि हम उन्हें मनी में मेजर नहीं कर पाते फ्रॉम द बुक्स एज दीज कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन मॉनिटरी टर्म। दस चेंजेस इन मैनेजमेंट, यानी मैनेजमेंट बदल गया, पहले कोई और डायरेक्टर था कोई और बन गया, तो उसके आने से कितना फ़ायदा हुआ वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। रेपुटेशन ऑफ बिजनेस क्या चल रही है, कॉर्डियल मैनेजमेंट, लेबर रिलेशन क्या है, फर्म एबिलिटी टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट कितना बना सकती है, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट क्या है, सेटिस्फेक्शन ऑफ फर्म कस्टमर कितने खुश हैं, एक्सेट्रा विच हैव अ वाइटल बियरिंग ऑन प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म। इनसे वाइटल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ता है कंपनी के प्रॉफिट पे ऑफ द फर्म, आर ऑल इग्नोर, इन्हें कंसिडर नहीं किया जाता है एंड ओमिटेड, भूल जाते हैं फ्रॉम बीइंग रिकॉर्ड करने से, बिकॉज ऑल दीज आर क्वालिटेटिव इन नेचर। ये क्वांटिटेटिव नेचर के नहीं, क्वालिटेटिव नेचर के, यानी आप इन्हें मनी में मेजर नहीं कर सकते, ऑल्दो इनसे प्रॉफिट होता है बिजनेस को, ऑर्गेनाइजेशन को, पर आप इन्हें मनी में कैलकुलेट नहीं कर सकते, इससे इन्हें इग्नोर कर दिया जाता है। तो 3 लिमिटेशन आपने पढ़नी। तो अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होती है, हर अकाउंटेंट अपने हिसाब से कुछ चीज़ें एडजस्ट कर सकता है अकाउंटिंग में। एक आपने पढ़ा कि अकाउंटिंग कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन में बेस्ड होती है, इससे कुछ रिजल्ट अलग आते हैं। एक अकाउंटिंग इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है, क्योंकि एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस तो तभी पता चलेगा जब पूरा बिजनेस क्लोज कर देंगे, और जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है वो रिकॉर्ड नहीं होती अकाउंटिंग में। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, ऑब्वियसली अकाउंटिंग में हमेशा कॉस्ट पे ही बुक होती हैं एसेट। जैसे कोई एसेट आपने 10 साल पहले 10 करोड़ की खरीदी थी, आज उस एसेट की वैल्यू 50 करोड़ है, पर आप 10 करोड़ पे शो करेंगे अपनी बैलेंस शीट में, तो यानी इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करती, महंगाई की वजह से ऐसा हो रहा है, तो अकाउंटिंग इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं करती है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है, कोई अगर आपसे पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय इन्फ्लेशन, महंगाई क्या है, तो क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन इज अ सिचुएशन इन विच गुड्स और सर्विसेज वैल्यू आर इंक्रीजिंग बट
द वैल्यू ऑफ रुपी, इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब द वैल्यू ऑफ रुपी, इंट्रेंसिक वैल्यू ऑफ रुपी इज डिक्रीजिंग। इंट्रेंसिक वैल्यू का मतलब होता है परचेजिंग पावर, यानी गुड्स, इन्फ्लेशन, महंगाई एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू तो बढ़ती है पर जो रुपए की खरीदने की क्षमता है, इंट्रेंसिक वैल्यू है जो रुपए की, वो गिर जाती है। जैसे आपने 1916 में अगर आपके पास 5 रुपये हैं तो 5 रुपीज़ पर लीटर घी मिल जाता था, पर आज के टाइम में 2-3 हज़ार में पर लीटर घी नहीं मिलता है ढंग का, राइट। तो ये इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है। 5 रुपये पे तो आज भी 5 रुपये लिखा गया है, राइट, पर क्वांटिटी, आप सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे दे रहे हैं, तो ये इन्फ्लेशन होती है। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखे जाते हैं, एंड एज सच द फिगर गिवन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट शो द इफेक्ट ऑफ चेंजेस प्राइस लेवल, यानी इन्फ्लेशन का ध्यान नहीं रखा जाता है। द असेट रिमेन अंडर वैल्यूड, इससे असेट हमेशा कम वैल्यू पे दिखाते हैं इन मैनी केसेस, पर्टिकुलरली लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि लैंड की वैल्यू तो बढ़ती रहती है। द आउटकम ऑफ दिस प्रैक्टिस इज दैट बैलेंस शीट वैल्यू ऑफ असेट आर नॉट हेल्पफुल इन एस्टिमेटिंग द ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द बिजनेस। इस वजह से बैलेंस शीट ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन नहीं दिखाती, क्योंकि अकाउंटिंग में जो फिक्स असेट है वो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे शो करते हैं। नेक्स्ट, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब होता है दिखावा करना। आप इसी तरह ऐसे अपने अकाउंट बना देते हैं कि सामने वाले को लगे कि आप अच्छी पोजीशन में हैं, ठीक है। जैसे आपने एक्सपेंस किया 10 लाख का, पर शो कर रहे हैं 8 लाख का, तो सामने वाले पार्टी को लग रहा है, और फिर आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, एक्सपेंस कम हो जाएंगे तो प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा, राइट। इनकम हुई है 12 लाख, पर शो कर रहे हैं 15 लाख, तो ये होती है विंडो ड्रेसिंग। आप अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर देते हैं। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कोई बहुत ईमानदार है तो ऐसा नहीं करेगा, पर कोई जो फ्रॉड करना चाहता है, टैक्स की चोरी करना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है, राइट। खर्चे बढ़ा के दिखा सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। विंडो ड्रेसिंग मतलब मैनिपुलेट करना। विंडो ड्रेसिंग रेफर टू द प्रैक्टिस ऑफ मैनिपुलेटिंग अकाउंट, गड़बड़ी करना अकाउंट्स में, सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज अ मोर फेवरेबल पोजीशन, ताकि वो अच्छी पोजीशन दिखाएं देन एक्चुअल पोजीशन से। फॉर एग्जांपल, द परचेज मेड एट द एंड ऑफ द ईयर मे नॉट बी रिकॉर्डेड। आप परचेज को लिखो ही मत, खर्चा रिकॉर्ड नहीं करोगे तो इनकम बढ़ जाएगी। या क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा लिख दो तो भी इनकम बढ़ जाती है। क्यों बढ़ेगी, हम आगे क्लासेस में, नेक्स्ट क्लासेस में सीखेंगे बाद में। Hence, correct decision cannot be taken on the basis of such financial statement। इसी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, वो करेक्ट डिसीजन लेने में इतनी हेल्प नहीं करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग कर देते हैं कई लोग। विंडो मतलब आप इस तरह से दिखाते हैं अपने अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कि वो ज़्यादा अच्छी दिखे। अनसुटेबल फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग में हेल्प नहीं करती, क्योंकि फोरकास्टिंग मतलब बिजनेस पॉलिसीज बदलती रहती हैं, गवर्नमेंट बदलती रहती है, तो चेंजेस होते रहते हैं। तो अकाउंटिंग इतनी ज़्यादा मदद नहीं करती फोरकास्टिंग मतलब फ्यूचर को एनालाइज करने में, क्योंकि अकाउंटिंग पास्ट पे डिपेंड होती है। आप पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग हिस्टोरिकल नेचर की होती है, यानी पहले खर्चा होता है उसके बाद रिकॉर्ड होता है, पहले इनकम हो चुकी होती है उसके बाद रिकॉर्ड होती है। हम कोई फ्यूचर इनकम या फ्यूचर एक्सपेंस को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट्स आर ओनली अ रिकॉर्ड ऑफ पास्ट इवेंट। अकाउंटिंग पास्ट पे बेस होती है, यानी ऑलरेडी इवेंट हो चुका होता है, फिर आप उसे रिकॉर्ड करते हैं। कंटिन्यूस चेंज टेक प्लेस इन डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की डिमांड बदलती रहती है। पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय फर्म, ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज बदलती रहती है। द पोजिशन ऑफ कॉम्पिटिशन एटसेट्रा, कॉम्पिटिशन बदलता रहता है। एज सच द फाइनेंशियल एनालिसिस बेस्ड ऑन पास्ट इवेंट मे नॉट बी ऑफ मच यूज फॉर फोरकास्टिंग। इससे भविष्यवाणी हेल्प करने में, भविष्य में प्रिडिक्ट करने में ये आपकी हेल्प नहीं करती, क्योंकि आप पास्ट पे बेस्ड है सब कुछ। हाँ, आप थोड़ा बहुत डिसाइड कर सकते हैं, पर ये इतनी हेल्प नहीं कर सकती फोरकास्टिंग में। तो दीज आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। ये लिमिटेशन अकाउंटिंग हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। तो अकाउंटिंग पर्सनल जजमेंट से अफेक्ट होती है। अकाउंटिंग में कुछ चीज़ें हैं जिनमें आपको, आप पे छोड़ दिया गया अकाउंट ने कि आप वो डिसाइड कीजिए कि कैसे उन चीज़ों के एडजस्टमेंट करेंगे। फिर आपने पढ़ा था कि जो अकाउंटिंग में कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशन होते हैं जिनके बेस पे कुछ एडजस्टमेंट बदल जाते हैं। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन देती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, क्योंकि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते। अकाउंटिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस्ड होती है, यानी जो ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस है उसी पे रिकॉर्ड होंगी असेट, आप उनकी मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अकाउंटिंग में विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, यानी आप मैनिपुलेट कर सकते हैं अपने अकाउंट को, खर्चों को कम दिखा सकते हैं, इनकम को बढ़ा चढ़ा के दिखा सकते हैं। उल्टा भी हो सकता है, इनकम को कम कर सकते हैं, खर्चों को दिखा सकते हैं टैक्स की चोरी के लिए। तो विंडो ड्रेसिंग हो सकती है, मैनिपुलेट हो सकती है अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग फोरकास्टिंग के लिए इतनी सुटेबल नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग पास्ट इवेंट पे बेस्ड होती है, जबकि फोरकास्टिंग फ्यूचर की बात करती है। तो ये इतनी हेल्प नहीं करती अकाउंटिंग आपकी फोरकास्टिंग में। क्लियर? अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो आप अपना कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, डिस्कस करेंगे, फिर अपन इसके क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच।